हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। आइए दोस्तों, आज मैं पार्ट 4 लेकर के आया हूं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। यदि दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर 30 अक्टूबर 2019 को नया केंद्र शासित राज्य बना। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है। दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवलोकितेश्वर। प्रश्न संख्या 3 है पीला रतुआ किस फसल की बीमारी है। तो पीला रतुआ आपका हो जाएगा गेहूं से संबंधित बीमारी है। प्रश्न संख्या 4 भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है। दोस्तों इसमें चारों का नाम है कौन कौन। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। दोस्तों जहाँ अधिक जीव जंतु के लिए अनुकूलित होता है उस तरह के, जैसे पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट में जो है वहाँ पारिस्थितिकी का हॉट स्पॉट है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लास्की द्वारा ये कथन कहा गया था। यदि लास्की की बात करें तो इनका पूरा नाम है हेराल्ड जोसेफ लास्की। ये ब्रिटेन के राजनीतिक सिद्धांतवादी थे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट की मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय। दोस्तों जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इसकी जो है अम्लीयता बढ़ता जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है अबू धाबी। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। जीआई टैग कृषि उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जीआई टैग कृषि की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पाद। यदि जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग जो है ये 2004-05 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, 2004-05 में। और जीआई टैग जो है 1 वर्षों में 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष मान्यता रहता है। प्रश्न संख्या 9 है एनजीटी है एक, तो एनजीटी है आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फास्ट ट्रैक कोर्ट। दोस्तों एनजीटी फास्ट ट्रैक कोर्ट है। यदि एनजीटी की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कानून बनाता है। पर्यावरण का यदि कोई राज्य उल्लंघन करता है तो उसका जो सज़ा मिलेगा ये सब देने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। यदि 1980 की बात करें तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था।
और 1972 की बात करें तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। अंजुम मोदगिल, सौरभ चौधरी और राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राइफल शूटिंग। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। भूटान में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। चलिए दोस्तों, और यहाँ जैसे आप भूटान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ एक भूटान और भारत के बीच जैसे चुखा जल विद्युत परियोजना है जो भारत और भूटान के बीच साझेदारी में चल रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीद खान। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। यदि दोस्तों शेरशाह की बात करें तो शेरशाह के शासनकाल 1538 से 1545 तक रहा था और शेरशाह का जो बचपन का मूल नाम था वह था फरीद उद्दीन अबुल मुजफ्फर। फरीद उद्दीन अबुल मुजफ्फर। फरीद उद्दीन अबुल मुजफ्फर। अबुल मुजफ्फर। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। धौलावीरा सिंधु कालीन स्थल किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी के तट पर। धौलावीरा सिंधु कालीन स्थल है जो लूनी नदी के तट पर है। यदि घाघरा की बात करें तो घाघरा पर कालीबंगा है जो राजस्थान में है। सिंधु पर मोहनजोदड़ो है और ये धौलावीरा जो है सिंधु कालीन स्थल ये आपको गुजरात में आता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। अबुल फजल द्वारा लिखे गए अकबर के शासन अवधि के 3 खंड इतिहास का शीर्षक क्या था? अबुल फजल द्वारा लिखे गए अकबर के शासन अवधि के 3 खंड इतिहास का शीर्षक क्या था? दोस्तों इसे 3 खंडों में लिखा गया था इसीलिए इसे कहा गया है 3 खंड। तो इसका शीर्षक था अकबरनामा और अकबरनामा जो है इसे अकबर का इतिहास भी कहा जाता है। यदि आपको कभी ये पूछे कि अकबर का इतिहास किसे कहा जाता है, अकबर का इतिहास, तो सही जवाब हो जाएगा अकबरनामा। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। थेवा कला नामक मीनाकारी का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला नामक मीनाकारी का संबंध किस स्थान से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से संबंधित है। और यदि थेवा कला नामक मीनाकारी जो ये चित्रकारी है इसके संबंध में बात करें तो इसे पहली बार मुगल युग में विकसित किया गया था। इस चित्रकारी को मुगल, एक तरह का ये कला है तो इस कला को मुगल काल में पहली बार विकसित किया गया था। मीनाकारी और थेवा कला भारत में दुल्हन के आभूषण को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। वर्ली चित्रकला का नाम कहाँ की एक छोटी जनजाति से लिया गया है? दोस्तों ये वर्ली चित्रकारी जो है एक जनजाति के नाम पर है जो महाराष्ट्र के जनजाति से लिया गया है और ये वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में ही प्रसिद्ध है। और यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया है कि कालीघाट, और बिहार की बात करें तो ये पनवरिया। चलिए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। निम्न में से कौन एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? दोस्तों अभी तक शास्त्रीय भाषा की कुल दर्जा जो दिया गया है उसकी संख्या है 6, यानी 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी तक दिया गया है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अभी देखिए कि तेलुगु है, मलयालम है, ओडिसी है, ये 3 तो है, लेकिन और 3 कौन सा है जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करके बैठा है? तो देखते हैं। पहला है तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2004 में। उसके बाद है संस्कृत को दिया गया 2005 में। संस्कृत के बाद हो जाएगा आपका तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा तेलुगु को 2008 में दिया गया। कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ को भी 2008 में दिया गया, कन्नड़ 2008 में। और
2013 में। मलयालम को कब दिया गया? 2013 में। मलयालम को दिया गया 2013। और यदि ओडिसी की बात करें तो ओडिसी को दिया गया 2014 में। 2014 में ओडिसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों अब फिर से देख लेते हैं। तमिल भाषा को दिया गया 2004 में। संस्कृत भाषा को दिया गया 2005 में। और तेलुगु भाषा को दिया गया 2008 में। कन्नड़ को दिया गया 2008 में। मलयालम को दिया गया 2013 में। उसके बाद दिया गया ओडिसी को 2014 में। तो इस तरह से शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या 6 है। चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला समारोह रॉयल कैथिना समारोह किस धर्म से जुड़ा है? दोस्तों ये जो समारोह है वर्ष में एक बार मनाया जाता है और इस समारोह का नाम है रॉयल कैथिना समारोह। यह मूलतः बौद्ध धर्मों से संबंधित है, रॉयल कैथिना। और इसका आयोजन बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया आदि देशों में किया जाता है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म प्रसिद्ध है वहाँ ये रॉयल कैथिना समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। सलवार, कुर्ती, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा भारत में लाया गया था? सलवार, कुर्ता, टोपी आदि ये सब सामान, सिले हुए सामान किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण के द्वारा लाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। दहन और ऑक्सीजन को सर्वप्रथम किसने पहचान किया था? दहन और ऑक्सीजन को सर्वप्रथम किसने पहचान किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों डाल्टन की बात करें तो डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। दोस्तों आप लोग यहाँ एक बात याद रखिएगा, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप लोग जानते होंगे कि मीथेन का होता है CH4, तो इथेन का हो जाएगा C2H6 और प्रोपेन का हो जाएगा C3H8 और ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सीरीज में चल रहा है कि C में एक एक का वृद्धि होता जा रहा है और H में दो दो का, जैसे 4, 6, 8, 10। और C में जैसे पहला यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3, यहाँ 4। तो याद रखना आप लोगों को मिथ ईथ प्रो ब्यूट। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। गिनती की अवधि सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो गिनती की अवधि सबसे पहले भारत में शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बागमती। ये पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है और ये बागमती नदी के तट पर स्थित है। और नेपाल में एक गांव है देवपाटन गांव में यह स्थित है। और 1979 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यदि आपसे ये पूछे कि ये पशुपतिनाथ मंदिर किस शैली में बना है तो ये पेगोडा शैली में बना है। और ये नेपाल का एक प्रचलित शैली है पेगोडा शैली में पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है। शैली का नाम यदि पूछे तो आपका हो जाएगा पेगोडा। और 1979 में दिया गया। बागमती नदी के तट पर है, देवपाटन नामक गांव में। तो चलिए दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था आज। यही